शराजी बुरी तरह नर्वस हो गया था। स्टीयरिंग पर इसके हाथ कांप रहे थे। मुझे खदशा पैदा हो गया कि कहीं वो हादसा न कर बैठे। गुस्सा थूक दो मैडम, मैंने खुशामदाना अंदाज में कहा। ऐसा करते हैं, फिलहाल शराजी साहब के बंगले पर चलते हैं। हाँ, एक कप कॉफ़ी पीने के बाद बेहतर अंदाज में सोचने के काबिल हो सकेंगे। मेरा ख्याल भी यही है, शराजी ने जल्दी से कहा। मुझे आज हर सूरत में हैदराबाद जाना है, मगर चलिए मैं 1 घंटे बाद भी जा सकता हूँ। फिर गाड़ी में खामोशी सी छा गई। ग्लोरिया ऐसा जाहिर कर रही थी जैसे गुस्सा जब्त करने की कोशिश कर रही हो। थोड़ी देर बाद वो सपाट लहजे में बोली, आपकी बेगम तो इस वक्त घर पर ही होंगी। नहीं, वो इस्लामाबाद में है, शराजी ने बुराई हुई आवाज़ में कहा। मगर अभी तो आपने कुछ और कहा था। मैंने फिर दखलंदाजी की थी, बकवास की थी, मैंने झूठ बोला था, शराजी बनाकर बोला। इस दौरान में हम डिफेंस की हदूद में दाखिल हो चुके थे। जदीद तर्ज के एक बंगले के सामने इसने गाड़ी रोककर हॉर्न बजाया। दूसरे ही लम्हे बंगले का गेट खुल गया। चौकीदार शायद गाड़ी का हॉर्न पहचानता था। बंगले का ड्राइंग रूम इंतहाई बेशकीमत और इम्पोर्टेड अशिया से आरास्ता था। वहाँ शायद चौकीदार के सिवा कोई और मुलाजिम भी नहीं था। वो भी गेट से मुल्हिक इस चौबी कैबिन में बैठा रहता था जो इसी मकसद के लिए तामीर कराया गया था। बीच में डमडम की घनी बाड़ और पाम के ऊंचे ऊंचे दरख्त थे, इसलिए गेट से पोर्च का इलाका नजर नहीं आता था। मेरे ख्याल में आप लोग कोई हार्ड ड्रिंक पसंद करेंगे। शराजी ने यूं कहा जैसे कह रहा हो, आपको जहर क्यों न दे दूं, सिर्फ मैं पीऊंगी, ग्लोरिया ने कहा। सुल्तान मेरी मौजूदगी में शराब को हाथ नहीं लगाता। अचानक दीवार के साथ लगा हुआ इंटरकॉम बज उठा। शराजी बिड़बिड़ाता हुआ उठा। इस वक्त कौन आ मरा? कोई भी हो, ग्लोरिया ने कहा। इस वक्त इसे टाल ही देना। शराजी ने इंटरकॉम उठा लिया और चौकीदार से बात करने लगा। कौन? नहीं भाई, इनसे कहो इस वक्त एक फार्म डेलीगेशन के साथ मीटिंग में हूँ। मेरा मतलब है कि कुछ गैर मुल्की आए हुए हैं। क्या? नहीं, गाड़ी भी नहीं दे सकता, मुझे अभी हैदराबाद जाना है। क्या? अच्छा, मेरी बात कराओ। इनसे चंद लम्हे बाद इंतज़ार किया और बोला, जी एसपी साहब कैसे हैं आप? अरे यार, इस वक्त एक फार्म डेलीगेशन आया है, फिर फ़ौरन ही मुझे हैदराबाद जाना है। सॉरी यार, मैं ओके, कल ज़रूर मुलाकात होगी। इसने इंटरकॉम दोबारा हुक्म लटका दिया और बोला, इलाके का एसएसपी था, मेरी गाड़ी मांग रहा था, मैंने इसे टाल दिया। हम में से किसी ने इसकी बात का जवाब नहीं दिया। ग्लोरिया ने बाकायदा पीना शुरू कर दी थी और शायद ये भी भूल गई थी कि हम बिन बुलाए मेहमान हैं। शराजी खुद भी इसका साथ दे रहा था। मैं जानता था कि ग्लोरिया कितनी ही पी ले, आउट नहीं होगी, और शराजी अगर आउट हुआ भी तो इसे निमड़ लेंगे। यही सोचकर मैं ड्राइंग रूम से बाहर निकल आया। वैसे भी वहाँ बैठकर मैं बोर हो रहा था। मैं कुछ देर बरामदे में खड़ा होकर हराम की कमाई से बनी हुई इस बेशकीमत इमारत का जायजा लेता रहा, जिसमें खिड़कियों और दरवाजों से लेकर पत्थर और घास तक इम्पोर्टेंट थी। फिर मैं बरामदे से उतरकर पोर्च में चला गया। पोर्च में कम से कम 4 गाड़ियों की गुंजाइश थी। मैंने शराजी की गाड़ी का जायजा लिया। वो बिल्कुल नई मार्क टर थी। इसकी डिग्गी पर नजर पड़ी तो मैं चौंक उठा। डिग्गी के लॉक के पास ऐसा निशान था जैसे कत्थे का धब्बा हो। मैंने शराजी को पान खाते नहीं देखा था। इसके दांतों की चमक से भी यही जाहिर होता था कि वो पान खाती नहीं है। चमचमाती हुई गाड़ी पर वो स्याही माइल सुरख धब्बा बहुत अजीब लग रहा था। मुझे ऐसा लगा जैसे वो खून का धब्बा हो। मैंने गौर से इस धब्बे का जायजा लिया तो मेरा शुबा यकीन में बदल गया। मेरा तजस्सुस पूरी तरह बेदार हो गया। मैंने इर्द गिर्द का जायजा लिया, मगर वहाँ देखने वाला कोई नहीं था। चौकीदार अपने कैबिन में था, उसका इधर आने का कोई इम्कान भी नहीं था। मैंने जेब से मुड़ा हुआ सख्त सा एक तार निकाला और डिग्गी का लॉक खोलने लगा। मुश्किल ही से 1 मिनट में डिग्गी खुल गई। इसे खोलते ही मैं बुरी तरह चौंक उठा। इसमें किसी अधेड़ उम्र औरत की लाश थी। इसकी आंखें फटी हुई थीं और सर से खून बहकर डिग्गी के पिछले हिस्से और इसके लिबास पर जम गया था। औरत के जिस्म पर बेशकीमत लिबास था और इससे अभी तक परफ्यूम की महक उठ रही थी जो खून की कराहियत अमेज बू के साथ मिलकर अजीब सा तासुर पैदा कर रही थी। इसके बाल जदीद अंदाज में सेट थे, मगर मरने के बाद वो अपनी सारी जाज़बियत खो बैठी थी। मैंने आहिस्तगी से डिग्गी बंद कर दी और सोचने लगा कि ये लाश किसकी हो सकती है। शराजी यकीनन इसी को ठिकाने लगाने जा रहा था। इसने बेशुमार लोगों को कत्ल कर दिया होगा, मगर जब अपने हाथ से कत्ल किया तो इतना बौखला गया कि फौरी तौर पर लाश को ठिकाने लगाने चल दिया। मेरा अंदाज़ा था कि ये लाश इसकी बीवी की हो सकती है। इसके बारे में चौकीदार ही बता सकता था कि बेगम साहिबा कराची में है या इस्लामाबाद में। मैं टहलता हुआ गेट की तरफ चला गया। चौकीदार अपनी कैबिन से बाहर कुर्सी डाले बैठा था। मुझे देखकर वो खड़ा हो गया। क्या हाल है खान? मैंने यूँ पूछा जैसे इसे बरसों से जानता हूँ। ठीक है साहब, इसने बौखला कर जवाब दिया। फिर बोला, बैठो साहब। नहीं यार, मैं अंदर बैठे बैठे थक गया था इसलिए बाहर निकल आया। तुमने शायद मुझे पहचाना नहीं। माफ़ करना साहब, हम आपको बिल्कुल नहीं पहचाना। अच्छा छोड़ो, ये बताओ बेगम साहिबा कहाँ हैं? वो तो साहब इस्लामाबाद में हैं। चौकीदार के जवाब ने मुझे चकरा दिया। अच्छा, आज साहब से कौन कौन मिलने आया था? मैंने पूछा। आज एक तो आया वो इनकम टैक्स का बड़ा अफसर, फिर चीफ मिनिस्टर का आदमी आया, और अभी 1 घंटा पहले एक बेगम साहिबा आई थी। हाँ, हमें इसी बेगम साहिबा से तो मिलना था। वो यहाँ से कब गया? मैंने पूछा।
साहब ने हमको सिरगढ़ लाने भेजा। फिर जब हम वापस आए तो साहब भी जाने के वास्ते तैयार था। इसने हमको बोला था कि समर गुल घर का ख्याल रखना, हम हैदराबाद जाता है, कल शाम तक आएगा। और वो बेगम साहिबा जो आया था, मैंने पूछा वो कब गया? मालूम नहीं साहब, वो शायद इस वक्त गया जब हम साहब के वास्ते सिगरेट लेने गया था। मैंने जेब से 100 रुपये का नोट निकाला और चौकीदार की तरफ बढ़ाया। वो नोट हाथ में लेते हुए बोला, आपके लिए भी सिगरेट लाए क्या? नहीं खान, ये तुम रखो, मैंने कहा। इसने इनकार किया, मगर मेरी इसरार पर खामोशी से नोट जेब में रख लिया। मैं दोबारा ड्राइंग रूम में पहुंच गया। शराजी का चेहरा शराब की हिद्दत से सुर्ख हो रहा था। ग्लोरिया सपाट नज़रों से इसे घूर रही थी। मुझे देखते ही बोली, तुम कहाँ मटर गश्त करते फिर रहे हो? ये मरदूद अभी अभी मेरे हाथ से पिटते पिटते बचा है तो अब पिटेगा। जब फांसी का फंदा इसके गले में पड़ेगा तो सारी एकड़ फू निकल जाएगी। मेरा जुमला सुनकर शराजी यूं उछला जैसे सोफे में अचानक कोई कील निकल आई हो। वो मरदूद इतना आउट नहीं हुआ था जितना जाहिर कर रहा था। इसने संभल कर कहा, मैं अगर तुम लोगों को अपने घर ले आया हूँ तो इसका ये मतलब नहीं कि तुम मेरी तौहीन करो। लगता है तुम दोनों ही फ्रॉडी हो। मुझे बताओ कि सफारत खानी से ताल्लुक़ है तुम्हारा? वो तो खैर मैं बाद में बताऊंगा, पहले तुम ये बताओ कि तुम्हारी गाड़ी की डिग्गी में किस बदनसीब की लाश है? ये सुनकर शराजी सख्ती की हालत में बैठा रह गया। ऐसा लग रहा था जैसे इसकी रूह कब्ज़ अंसरी से परवाज कर गई हो। ग्लोरिया भी मुझे हैरत से देख रही थी। वो आंखों ही आंखों में ये पूछने की कोशिश कर रही थी कि वाकई ऐसा है या मैं शराजी के साथ ब्लफ कर रहा हूँ। पुलिस को फ़ोन करो, मैंने ग्लोरिया से कहा। मैं भूल गया था कि शराजी की नज़रों में ग्लोरिया मेरी बॉस है। पुलिस को फ़ोन करने की ज़रूरत नहीं है, शराजी ने अजीब से लहजे में कहा और आहिस्तगी से अपना गिलास साइड टेबल पर रख दिया। पुलिस मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। फिर ये एक हादसा था, मैं इसे कत्ल करना नहीं चाहता था, बस अचानक ही सब कुछ हो गया। तुम ये समझो कि तुमने कुछ देखा ही नहीं है, बल्कि मुझसे मुलाकात ही नहीं हुई है। मैं भला ये कैसे समझ लूँ? मैंने कहा, एक औरत की लाश गाड़ी की डिग्गी में देखने के बावजूद मैं कैसे भूल सकता हूँ? भूलने को तो तुम बहुत कुछ भूल सकते हो, शराजी ने कहा और साइड पर रखा हुआ ब्रीफकेस उठाकर मेरी तरफ बढ़ा दिया। इसमें पूरे 1 लाख रुपए हैं, मैंने एक पार्टी को देने के लिए निकलवाए थे। मेरे ख्याल में अब तुम्हें भूलने में कोई एतराज़ नहीं होगा। एक इंसानी ज़िंदगी की कीमत सिर्फ 1 लाख नहीं मिस्टर शराजी, तुमने मेरे बारे में बहुत गलत अंदाज़ा लगाया है और ये तुम अपनी ज़िंदगी की कीमत लगा रहे हो। फांसी का फंदा तो तुम्हारी गर्दन में होगा। अच्छा तो फिर इसकी एक सूरत और है, शराजी ने कहा। मैं तुम्हें ब्लैंक चेक देता हूँ, अपनी मर्जी से इसमें रकम लिख लेना। इसने कोट की अंदरूनी जेब में हाथ डाला और अचानक बाहर निकाल लिया। इसके हाथ में इशारिया 22 बोर का छोटा सा पिस्टल था। अरे ये कैसा चमक रहा है? इस टॉय पिस्टल को जेब में रख ले मिस्टर शराजी और शरीफ आदमियों की तरह बात करें। गो कि आप शरीफ आदमी नहीं हैं, मगर पोज करने में क्या मुज़ायका है? इस टॉय पिस्टल से बिल्कुल असली गोली निकलती है। शराजी ने लहजे को सख्त बनाने की कोशिश की और तुम जैसे चपड़ कनाती के लिए एक ही काफ़ी होती है, इसलिए ज़्यादा बकबक मत करो और दीवार की तरफ मुंह करके खड़े हो जाओ। ये सीन भी गालिबन तुमने फिल्मों में देखा होगा। कहो तो दीवार के साथ दोनों हाथ भी टिका दूं। बकवास बंद करो शराजी दाढ़ा, तुम ज़बरदस्ती मेरे बंगले में घुसे, बल्कि गन पॉइंट पर मुझे यहाँ लेकर आए। मेरी एक मुलाकाती मिसेस सिद्दीकी का मर्डर किया और मुझे लूट कर फरार होना चाहते हो कि मैंने बर वक्त तुम पर काबू पा लिया। गुड, मैंने हंस कर कहा। तुमने नाहक सिविल सर्विस में झक मारी, तुम्हें तो फिल्म स्टोरी राइटर होने चाहिए था। क्या खूबसूरत कहानी बनाई है, मगर तुम मेरे सफारत खाने को भूल गए हो शायद। मैंने इसका मजाक उड़ाया। दुनिया का कोई मुल्क भी डाकुओं, लुटेरों और कातलों की पुष्पनाही नहीं करता है। मैं कोई घिसियारा नहीं हूँ, तुम्हारे सफारत खाने से मैं निमट लूँगा। चलो अब दीवार की तरफ मुँह करो। इसने ग्लोरिया को बिल्कुल ही नज़रअंदाज कर दिया था। शायद इसका ख्याल था कि एक तो वो शराब के नशे में धुत है, फिर पिस्टल देखकर बिल्कुल ही सहम गई है। ग्लोरिया ने भी लड़खड़ाती हुई आवाज़ में कहा, क्या हो गया सुल्तान? इस शरीफ आदमी को गुस्सा क्यों दिला दिया है? ये तो बहुत अच्छा आदमी है। चलो दीवार की तरफ मुँह करो, शाबाश, बड़ों का कहना मानना चाहिए। ये कहकर वो लड़खड़ाती हुई उठी और मुझे दीवार की तरफ धकेल दिया। आप पागल तो नहीं हो गई मैडम? मैंने चीख कर कहा। यह हमें कत्ल के इल्ज़ाम में फांसना चाहता है। शट अप, ग्लोरिया लहरा कर बोली। चलो दीवार की तरफ मुँह करो। फिर वो शराजी की तरफ देखकर महमूर अंदाज में मुस्कुराई और लड़खड़ा कर इसके नज़दीक पहुँच गई। मैंने मसनूई गुस्से से बिड़बिड़ाते हुए दीवार की तरफ मुँह फेर लिया। मैंने किनखियों से देखा। ग्लोरिया एक कदम और आगे बढ़ी और एकदम इसके पिस्टल वाले हाथ पर हाथ मार दिया। पिस्टल इसके हाथ से छूट कर दूर जा गिरा। फिर ग्लोरिया का भरपूर थप्पड़ शराजी के मुंह पर पड़ा। वो चकरा कर रह गया। वो हैरत से यूं ग्लोरिया को देख रहा था जैसे इसने कोई भूत देख लिया हो। इसके लिए तो बात भी हैरत की थी। नशे में धुत एक नाजुक अंदाम गैर मुल्की दोशीज़ा इतनी तेज़ी कैसे दिखा सकती थी? वो चंद लम्हे के लिए हैरत से गंग होकर रह गया। फिर जब वो सदमे से संभला तो मैं इसे दबो चुका था। अब बताओ
मिस्टर शराजी, हम तुम्हें गन पॉइंट पर यहाँ लेकर आए हैं या वो कत्ल तुमने किया है? शराजी अब बिल्कुल ही ढह गया था, मगर अब इसे सोफे पर न बिठा देता तो शायद वो गिर पड़ता। वो गहरे गहरे सांस ले रहा था। इसने हाँफते हुए कहा, मैंने इस हरामजादी को जानबूझकर कत्ल नहीं किया। वो मुझे ब्लैकमेल कर रही थी और इसके मुतालबात बढ़ते ही जा रहे थे। जो कुछ भी हुआ वो इस्तेहाल के आलम में हुआ। तुम चाहो तो मैं ज़ुबान बंद रखने के लिए तुम्हें इससे दुगनी रकम भी दे सकता हूँ। शराजी ने तपाई पर रखा हुआ गिलास उठाकर इसे एक ही घूंट में खाली कर दिया। रकम तो खैर हम ले ही लेंगे, मगर ज़ुबान बंद रखने का वादा नहीं कर सकते। हाँ, ये हो सकता है कि हम पूरी बात सुनने के बाद अपने फैसले पर नज़र-ए-सानी कर लें। ग्लोरिया ने कहा, ये मिसेस सिद्दीकी थी कौन और तुमसे इसका क्या ताल्लुक था? ये तुम्हें क्यों ब्लैकमेल कर रही थी? इसके शोहर का छोटा सा इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस था। सिद्दीकी ने कहना शुरू किया। बीवी को सीढ़ी बनाकर इसने अपना बिजनेस फैला लिया और आज वो करोड़ों की असामी है। मिसेस सिद्दीकी का ताल्लुक पहले अहमद अली से था। अहमद अली का नाम तो तुमने सुना होगा। इसके ज़रिए इसकी मुलाकात मुझसे हुई और मुझसे चंद ऐसे राज हासिल करने में कामयाब हो गई जो मुल्क की सलामती के मुनाफी थे। ये तो मुझे बाद में मालूम हुआ कि इस बदबख्त औरत का ताल्लुक भारत की खुफिया एजेंसी रॉ से भी था। अगर तुम्हें ये पहले मालूम हो जाता तो क्या करती? ग्लोरिया ने तंजिया लहजे में कहा, मैं अहमद अली साहब को इसकी इसलियत से आगाह कर देता और शायद ये बहुत पहले फांसी पर लटक जाती। शराजी ने जवाब दिया। मुझे इसके जवाब पर बेख्तियार हंसी आ गई। अहमद अली तो खुद CIA और रॉ का आलाकार है, उल्टा शराजी को फंसा देता। मैंने इस ख्याल का इजहार शराजी से नहीं किया। चलो मान लिया कि वो वाजिबुल कत्ल था। मैंने कहा, मगर तुमने कानून अपने हाथ में क्यों लिया? मैंने यूँ कहा जैसे आज तक मैंने चूंटी भी न मारी हो। खैर, अब तुम क्या चाहते हो? मैं तुम्हें बता तो चुका हूँ। शराजी ने कहा, ठीक है, फिर 5 लाख रुपए और अपनी गाड़ी हमें दे दो, हम इस वाक़े को भूल जाएंगे। मैंने किसी घाघ सेल्समैन की तरह कहा। 5 लाख रुपए और गाड़ी? शराजी ने हैरत से दोहराया। मैं फौरी तौर पर इतनी बड़ी रकम कहाँ से लाऊंगा? तुम्हारी तरह काला धन कमाने वाले अपनी पूंजी बैंक में नहीं रखते। मैं दावे से कह सकता हूँ कि इस वक्त भी तुम्हारे पास 5 लाख तो क्या 10 लाख भी होंगे। जल्दी फैसला करो ताकि फिर हम भी कोई फैसला कर सकें। ऐसा करो, 3 लाख रुपए ले लो। मेरे पास इससे ज़्यादा है भी नहीं और फौरी तौर पर गाड़ी की फराहमी भी मेरे लिए प्रॉब्लम होगी। छोड़ो, फिर इस मौजू को ख़त्म करो। मैंने बेजारी से कहा, मैडम आप पुलिस और अहमद अली साहब को फ़ोन करें। अब इस मौजू पर मज़ीद बातचीत वही करेंगे। ग्लोरिया फ़ोन की तरफ बढ़ी तो शराजी कराह कर रह गया। ठहरो, मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है, मगर ये ज़्यादती है। तुमने अब तक मुल्की ख़जाने से करोड़ों रुपया लूट कर कौम के साथ जो ज़्यादती की है वो किस खाते में जाएगी? अगर मैंने तुम्हें गाड़ी दे दी तो इस लाश का क्या करूँगा? शराजी ने पूछा। पहले तुम हमारे साथ चलकर लाश को ठिकाने लगाओगे। हाँ, गाड़ी के पेपर और मुझे एक रसीद दोगे कि वो गाड़ी मैंने तुमसे ख़रीद ली है। तुम मुझे सफारतकार तो नहीं लगते? शराजी मरे मरे लहजे में बोला। लगूंगा कैसे? मैंने हंस कर कहा, मैं सफारतकार हूँ भी नहीं। देखो, मैं तुम्हारी हर बात मानने को तैयार हूँ, मगर रकम में कुछ कमी कर दो। शराजी शगिस्ता लहजे में बोला। अब से 10 साल पहले 1 लाख भी खासी खतीर रकम होती थी। वहाँ तो सवाल 5 लाख का था। मैं हाई ब्लड प्रेशर और शुगर का मरीज़ हूँ। शराजी ने कहा, मेरी तबीयत इस वक्त बहुत ख़राब हो रही है। मैं अगर मर गया तो तुम रकम से महरूम रहोगे ही, उल्टे मुसीबत में पड़ जाओगे। शराजी ने हाँफते हुए कहा, मैं ज़रा बाथरूम तक जाऊँगा। ज़रूर जाओ, मैंने कहा, बल्कि मेरे साथ चलो। मैं तुम्हें तन्हा छोड़ने का रिस्क नहीं ले सकता। जो तुम्हारी मर्जी आए करो। शराजी के लहजे में मुर्दनी थी। मुझे बाथरूम ले चलो। अटैच बाथरूम मेरे बेडरूम में है। मैं इसे लेकर बेडरूम में दाखिल हुआ तो मेरी नज़र टेलीफोन सेट पर पड़ी। मैंने इसका रिसीवर तार समेत उखाड़ दिया। हर चंद के कमरा बेश कीमत सामान से रास्ता था, मगर वहाँ अजीब सी घुटन थी। शायद महीनों से शराजी ने इस कमरे की खिड़कियां नहीं खोली थी। मैंने एहतियातन बाथरूम का जायजा भी लिया। इसमें सिवाय एक वेंटिलेटर के बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं था। इसमें लोहे की मजबूत ग्रिल लगी हुई थी। इसके अलावा वो इतना छोटा था कि शराजी बिल्ली बनकर तो वहाँ से गुजर सकता था। मौजूदा हालत में नहीं। इसकी तरफ से मुतमईन होकर मैं कमरे से बाहर आ गया। बाहर खुली फिजा में मुझे ताजगी और फरहत का एहसास हुआ। थोड़ी देर बाद अचानक मुझे ख्याल आया कि मुमकिन है शराजी के बेडरूम में कोई और गन भी हो और वो कमरे से निकलते ही फायरिंग शुरू कर दे। मैं झपट कर कमरे में दाखिल हुआ तो शराजी बेड की साइड रैक के दरवाज़ा खोले कुछ देख रहा था। मैंने रिवॉल्वर निकाला और अचानक इसके सर पर जा पहुंचा। इसकी पुश्त मेरी जानिब थी और वह दराज में से कोई टैबलेट निकाल रहा था। मैंने मुतमईन होकर रिवॉल्वर जेब में रख लिया। साइड टेबल से जग उठाकर पानी का गिलास भर के इसे दिया और जब वो टैबलेट खा चुका तो इसे दोबारा ड्राइंग रूम में ले आया। फिर क्या फैसला किया है तुमने मिस्टर शराजी? मैंने पूछा। जब फैसला तुम कर ही चुके हो, मुझसे क्या पूछ रहे हो? मुझे तुम्हारी हर शर्त मंजूर है, शराजी ने आहिस्ता से कहा। इसके चेहरे से पानी की तरह पसीना बह रहा था और हाल
लम्हा ब लम्हा गैर होती जा रही थी। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? ग्लोरिया ने तशवीश से पूछा। मेरी हालत बहुत ख़राब हो रही है। शराजी की आवाज़ आहिस्ता आहिस्ता डूबती जा रही थी। हो सके तो मुझे अस्पताल ले चलो, मैं वादा करता हूँ कि किसी से कुछ नहीं कहूँगा। एक मरता हुआ आदमी भला किसी से क्या कह सकता है? ग्लोरिया ने मेरी तरफ देखा, गोया पूछ रही हो कि अब क्या किया जाए। मैंने न जाने कितने अफराद को मौत के घाट उतारा है, मगर इनमें से हर एक मौत की सज़ा का मुस्तहिक था। एक बार नहीं बल्कि कई बार मैंने तो बस इतना किया था कि अपनी अदालत से इन्हें मौत की सज़ा सुनाई थी, वो भी इस सूरत में जब किसी ने मेरी जान लेने की कोशिश की थी। शराजी कातिल ज़रूर था, मगर इसने मुझे नुकसान नहीं पहुँचाया था। फिर वो हुकूमत के एक आला ओहदे पर फाइज था और दानिस्तगी या नादानिस्तगी में गैर मुल्की ताकतों का आलाकार बना हुआ था। मुझे इससे अभी बहुत कुछ मालूम करना था। मैंने अचानक इसे अस्पताल ले जाने का फ़ैसला कर लिया। इसमें अगरचे रिस्क था, मगर अस्पताल के मामलात को ग्लोरिया बखूबी संभाल सकती थी। बस प्रॉब्लम इस लाश का था जो गाड़ी की डिग्गी में थी, मगर फौरी तौर पर इस तरफ से भी कोई परेशानी नहीं थी। हम शराजी को अस्पताल पहुँचाकर इस लाश को भी ठिकाने लगा सकते थे। चलो मैं तुम्हें अस्पताल ले चलता हूँ, मैंने नरम लहजे में कहा। शराजी ने मुझे यूँ देखा जैसे इसे अपने कानों पर यकीन न आया हो या मैं इसके साथ कुछ चाल चलने की कोशिश कर रहा हूँ। जल्दी करो मिस्टर शराजी, ग्लोरिया ने कहा, तुम्हारी हालत बिगड़ती जा रही है। फिर हम वहाँ से बहुत उजरत में रवाना हुए। मैंने गीले कपड़े से गाड़ी की डिग्गी खूब रगड़ कर साफ कर दी थी। शराजी को हमने पिछली सीट पर लिटाया था। ड्राइविंग सीट पर ग्लोरिया थी, ताकि तेज़ रफ्तारी की वजह से किसी ट्रैफिक वाले की चालान करने या रोकने की हिम्मत न पड़े। सफ़ेद चमड़ी का ये भी बड़ा फ़ायदा होता है। और फिर ये तो सोने पर सुहागा था कि सफ़ेद चमड़ी वाली कोई खूबसूरत खातून हो। कार्डियोवैस्कुलर इंस्टीट्यूट वहाँ से ज़्यादा दूर नहीं था। ग्लोरिया आंधी तूफ़ान की तरह वहाँ पहुँची थी। मैं बार बार मुड़कर शराजी को देख रहा था। वो आहिस्ता आहिस्ता ख़ुनूदगी में चला गया था और अब मेरी किसी बात का जवाब भी नहीं दे रहा था। चश्मे ज़दन में इसे स्ट्रेचर पर डालकर इमरजेंसी में पहुँचा दिया गया। ड्यूटी डॉक्टर ने ग्लोरिया से शराजी की हिस्ट्री मालूम करना चाहिए तो ग्लोरिया ने लाइल्मी का इजहार किया। इसने सिर्फ इतना बताया कि मुझे बस ये मालूम है कि शराजी दिल के मरीज़ हैं और इन्हें शुगर की शिकायत भी है। मैं तो इत्तफाक से इनके घर मुलाकात की गर्ज से चली गई थी, वहीं अचानक इनकी हालत बिगड़ गई। इनकी फैमिली इस्लामाबाद में है। मैं भी यहाँ से फारिग होकर इनकी वाइफ को इन्फॉर्म कर दूंगी। शराजी को ICU में रखा गया था और डॉक्टर्स ने कहा था कि 24 घंटे से पहले इनके बारे में कोई हतमी राय कायम नहीं की जा सकती। शाम का अंधेरा तेज़ी से फैल रहा था। 24 घंटे तक हमारे पास वक़्त ही वक़्त था। मुझे इस लाश का ख्याल आया जो गाड़ी की डिग्गी में बंद थी। फौरी तौर पर हमें इस लाश से गलो खलासी हासिल करना थी। शराजी तो दुनिया व माफिया से बेखबर कार्डियो की ICU में पड़ा था और इसकी लाई हुई मुसीबत हमारे गले पड़ गई थी। मैंने पहले शराजी की बीवी को इन्फॉर्म करना मुनासिब समझा। इसका फ़ोन नंबर मुझे बंगले के चौकीदार ही से मिल सकता था। इस दफ़ा भी स्टीयरिंग ग्लोरिया के हाथ में था। चौकीदार को इतना तो मालूम था कि साहब की हालत ख़राब हो गई थी और इन्हें अस्पताल पहुँचाया गया है। इसने शराजी को ले जाते हुए देख कर पूछा भी था कि साहब को क्या हुआ। मुमकिन है इसने अब तक मिसेज शराजी को इतला दे दी हो। गाड़ी का हॉर्न सुनते ही इसने गेट खोल दिया। मैं गाड़ी सीधा पोर्च में लगा। गेट बंद करके चौकीदार भी तकरीबन भागता हुआ पोर्च तक पहुंचा और शराजी को न देखकर बड़े तशवीशज़दा लहजे में बोला, साहब बड़े साहब का हालत क्या ज़्यादा ख़राब है? हाँ खान, मैंने नरमी से जवाब दिया। हमने इन्हें अस्पताल में दाखिल कर दिया है। तुम हमें बेगम साहब का नंबर बताओ ताकि इन्हें इतला दी जा सके। चौकीदार ने जेब से मुड़ी तोड़ी और बसीदा से एक पॉकेट बुक डायरी निकाली और इसके चंद सफ़े पलटने के बाद इसने बसीदा सी वो डायरी मेरी तरफ बढ़ा दी और उंगली से मिसेज शराजी के नंबर की निशानदेही भी कर दी। ठीक है, तुम गेट पर जाओ। साहब का कोई भी मुलाकाती आए तो इससे सिर्फ इतना कहना कि साहिब मौजूद नहीं है। बाद में बेगम साहिबा जो मुनासिब समझेगी कर लेंगी, जैसे आपकी मर्जी साहब। चौकीदार ने सादतमंदी से कहा और गेट की तरफ बढ़ गया। बेडरूम का फ़ोन मैंने नाकारा कर दिया था, मगर एक फ़ोन ड्राइंग रूम में भी था। मैंने वहीं से इस्लामाबाद का नंबर डायल किया। दूसरी तरफ बेल बजती रही। फिर एक इटलाती हुई आवाज़ सुनाई दी, येस होम डू यू वांट। मुझे मिसेज शराजी से बात करना है। मैंने कहा, मैं कराची से बोल रहा हूँ, होल्ड ऑन प्लीज़। दूसरी तरफ से कहा गया। फिर फ़ोन पर एक करख्त आवाज़ उभरी, येस मिसेज शराजी स्पीकिंग। मिसेज शराजी, मैं कराची से शराजी साहब का एक दोस्त सुल्तान बोल रहा हूँ। अभी कुछ देर पहले इन्हें बहुत सीवियर हार्ट अटैक हुआ है और वो कार्डियो की ICU में है। इनके पास कौन है? मिसेज शराजी ने सवाल लहजे में कहा। इनके पास इस वक्त कोई भी नहीं है। मेरा लहजा तलख हो गया। मेरा ख्याल था कि फ़ोन पर रोना धोना शुरू कर देगी और चीख चीख कर घर के हर आदमी को शराजी के एडमिट होने की इतला देगी। आपने बताया कि वो ICU में है। इस सूरत में तो डॉक्टर यूँ भी मरीज़ से किसी को मिलने नहीं देते। मैं कोशिश करूँगी कि कल नाइट कोच से किसी भी वक्त कराची पहुँच जाऊँ। फिर आप भी तो दोस्त हैं शराजी के,
चाहिए। इस वक्त तक आप भी केयर कर सकते हैं इनकी। सॉरी टू से मिस्टर शराजी, दोस्त, तो मैंने यूं ही रस्मन कह दिया था। अभी 2 घंटे पहले ही तो इनसे मुलाकात हुई थी एक ऑफिशियल सिलसिले में। आप इनके डिपार्टमेंट वालों से कांटेक्ट क्यों नहीं करते? मिसेस शराजी ने यूं कहा जैसे किसी पड़ोसी के बारे में कह रही हो। आप इनकी बीवी हैं। मेरा ख्याल था कि सबसे पहले आपको इन्फॉर्म करना ज़रूरी है। मेरा लहजा तलख था, मगर शराजी ठीक ही कह रहा था। मैंने इसे तपाने को कहा। क्या बकवास कर रहा था वो बड़ा फरोख्ता होकर बोली। कह रहा था कि मेरी बीवी दुनिया की अहमक तरीन, पोड़ और बदसूरत औरत है। बस गले में पड़ा हुआ ढोल है जिसे बजाना मेरी मजबूरी है। उल्लू की पट्टी मरती भी नहीं ताकि मैं दूसरी शादी कर सकूं। ये सब कहा था इसने। वो बिफर कर बोली। वो तो ये भी कह रहा था कि इस हरामजादी ने मुझे कंगाल कर दिया है। मैं सरकारी मुलाजिम हूँ और उल्लू की पट्टी बराबरी करती है बड़े बड़े सनतकारों और वजीरों की बीवियों की। मैंने जितनी गालियाँ इसे दी थी वो इंतहाई गुस्से की हालत में दी थी। मैंने शराजी की आड़ में अपने दिल की भड़ास निकाल ली थी। मैं अभी फर्स्ट अवेलेबल फ़्लाइट से कराची पहुँच रही हूँ। इस खबीस की ये जुल्लत कि मुझे किसी अजनबी के सामने गालियाँ दे। और तुम भी ज़रा अपना नाम पता बता दो। मैं अमेरिकन कौंसलेट का एक छोटा सा अफसर हूँ। कौंसलेट की फर्स्ट सेक्रेटरी भी यहाँ मौजूद हैं। अगर आप कहें तो मैं इनसे आपकी बात कराऊँ। अमेरिकन कौंसलेट का नाम सुनकर वो झाग की तरह बैठ गई। चंद लम्हे तक खामोश रही, फिर वो बदलते हुए लहजे में बोली, अगर आपको ज़ामत ना हो तो कराची में इनके ऑफिस को इन्फॉर्म कर दें। मैं भी कराची पहुँच रही हूँ। इससे पहले ही मैंने सिलसिला मुनक़ता कर दिया। चौकीदार हस्बे मामूल अपनी ड्यूटी पर चला गया था। मैंने सोचा इस दौरान शराजी के बंगले की तलाशी ही ली जाए। ग्लोरिया शायद मुझसे चंद मिनट पहले सोच लेती थी, क्योंकि वो तलाशी लेने में मसरूफ़ हो चुकी थी। तो दोस्तों, अगली किस्त सुनने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल के आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि हर जो आने वाली वीडियोज़ हैं वो आपको सबसे पहले मिलती रहें।